नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। तेज की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की और आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव का बेहद खास कार्यक्रम तेज की तकरार किसकी सरकार। चुनाव के इस खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर वो सियासी खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए बेहद जरूरी है। यानी कि हमारे इस खास कार्यक्रम में सियासत का हर पहलू आपको नजर आएगा, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं तेज की तकरार किसकी सरकार की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे इस खास सेगमेंट इलेक्शन टुडे की। इस सेगमेंट में हम उस खबर पर बात करते हैं जो सियासी गलियारों में दिन भर चर्चा में रही और आने वाले विधानसभा चुनावों में भी इसका असर किसी ना किसी रूप में पड़ सकता है। तो आज जो खबर चर्चा में रही वो है कांग्रेस के नेताओं की तीखी और कई मायनों में आपत्तिजनक बयानबाजी। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजा पटेरिया ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की बात कही थी। तो आज बरघाट विधायक अर्जुन काकोड़िया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में कुछ ऐसा बोल गए जो हम आपको सुना भी नहीं सकते। और रही सही कसर विधायक संजय यादव ने पूरी कर दी। उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ टिप्पणी करते हुए ये कह दिया कि अब ना आवेदन होगा ना निवेदन होगा, बल्कि दे दनादन होगा। तो आइए सबसे पहले इन तीनों महानुभावों की बात को सुनते हैं। मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो, हत्या इंदस कराने का काम। ये चौथी घटना में शिवराज सिंह से आपसे कह रहा हूं मैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, हाथ जोड़कर अगर आप तो इनको कलेक्टर और एसपी को सस्पेंड करो, सीसीएफ को, तब समझ ना कि मैं किसान अगर किसान का असली तो आज किसानों की सुरक्षा कर तू। यहाँ पे 24 घंटे लाइट चाहिए हमको। हम लोग कलेक्टर के पास प्रदर्शन करेंगे कि उनको समझ में आए, क्योंकि अब ज्ञापन का समय खत्म हो गया। हम लोगों ने निवेदन कर लिया, आवेदन कर लिया, अब दनादन की बारी आ रही। ठीक, अब जो समय रहेगा वो दनादन वाला रहेगा, निवेदन और आवेदन बंद। तो देखिए, कांग्रेस के इन तीनों महानुभावों की बयानबाजी तो आपने सुन ली है, लेकिन सियासत में खबर कभी पूरी नहीं होती जब तक उसके एंगल को ना समझा जाए। और इसी एंगल को समझने के लिए हमने आपके लिए एक चुनावी शाखा बनाई है। इस चुनावी शाखा में वो सियासी रिकॉर्ड हैं जो आपको किसी भी खबर के मायने को समझने में बेहद मदद करेंगे। तो सीधे चलते हैं अपनी चुनावी शाखा में, जहां मौजूद है एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी। और चलिए शुरुआत करते हैं। शैलेंद्र जी, तीनों की बयानबाजी आपने सुनी, राजा पटेरिया, अर्जुन काकेड़िया, संजय यादव। ये केवल तीन नेता नहीं है। जैसे जैसे चुनावी पारा, सियासी पारा बढ़ता है, इन नेताओं की जो संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, बयानबाजी भी हम सुनेंगे। लेकिन कारण जरा मैं समझना चाहूंगी और मेरे जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं वो भी समझना चाहेंगे कि आखिर चुनावी माहौल के बीच ये जो इस तरह की बयानबाजी है वो क्यों बढ़ जाती है। देखिए जया, एक फैज़ अहमद फैज़ है, बड़े मशहूर शायर, उनका एक शेर है कि बोल लब तेरे आज़ाद है। तो ये जो आज़ादी है कभी कभी भारी पड़ जाती है। देखिए, मंच से जब कोई नेता भाषण देता है तो जो तालियां बजती हैं वो उस ताली के जोश में ये भूल जाता है कि बाद में उसकी जो बोली गई बात है उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये बड़ा भारी पड़ जाता है कई बार। अगर हम देखिए, नरेंद्र मोदी को लेकर बयानबाजी की गई कल राजा पटेरिया के द्वारा, तो सिर्फ हम नरेंद्र मोदी का ही अगर उदाहरण लें तो हर बयानबाजी जो उनके खिलाफ की गई उनसे उनका कद और बढ़ता गया। 2007 में सोनिया गांधी ने उन्हें मौत का सौदागर कहा, तो रिजल्ट सबके सामने था। वहाँ विधानसभा चुनाव के जस्ट पहले उनका ये बयान आया था और उसके बाद क्या रिजल्ट आए सबको मालूम है। बीजेपी की बड़ी जीत हुई। उसके बाद 2014 में उनको चाय वाला कहा गया, उसमें भी आपने देखा कि कितनी बड़ी जीत हुई। 2017 में जब बीजेपी की बहुत जोरदार टक्कर थी गुजरात विधानसभा चुनाव में और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस उससे आगे निकल सकती है, तब एक बयान आया मणिशंकर अय्यर का जब प्रधानमंत्री को नीच आदमी कहा गया। तो उसके बाद बाजी पलटी और बीजेपी सरकार बना के ले गई। कहा यही गया कि इस बयान के बाद ही पूरा माहौल बदला, क्योंकि 99 सीट पर आई थी बीजेपी और 77 कांग्रेस को मिली थी। और अब हम पिछला भी चुनाव देखें जो अभी रिजल्ट आए हैं, जो जिसमें इतिहास बनाया है बीजेपी ने,
156 सीटों का। तो ये भी बदलाव वहीं कहीं हुआ जब उनको रावण कहा गया मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा या प्रियदास मुंशी के द्वारा उनको औकात की बात की गई उनकी। तो ये उदाहरण अगर कांग्रेस सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही उदाहरण देख ले कि बयानबाजी उस पर कितनी भारी पड़ती है, लेकिन देखिए कांग्रेस की एक संस्कृति रही है, वहाँ फ्री स्टाइल सियासत होती है। बहुत ज़्यादा वहाँ कार्यकर्ताओं या नेताओं को ये बताया नहीं जाता जैसे बीजेपी में बताया जाता है कि कैसे बोलना है, कैसा व्यवहार रखना है, मंच पर क्या उसके अनुशासन होते हैं मंच के। ये सब बीजेपी में इसकी बड़ी बातें होती हैं कि किस लाइन पर बयानबाजी होना है। तो कांग्रेस में जब हर आदमी छुट्टा रहता है एक प्रकार से कि कुछ भी बात कह सकता है, तो इस तरह के बयान निकल आते हैं जो बाद में उसके लिए दिक्कत करते हैं। पर्सनल निजी सियासी करियर तो प्रभावित होता ही है, लेकिन पार्टी को बहुत नुकसान हो जाता है। देखिए अब बीजेपी इस तरह की जो विक्टिम कार्ड खेलने में माहिर पार्टी मानी जाती है, वो खास तौर से बड़े नेताओं के खिलाफ जब बयानबाजी आती है तो वो उसको बहुत अच्छे से उठा लेती है अगर सियासी भाषा में बोले तो। और अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह से बयान आया पटेरिया का, तो उसके बाद बीजेपी के जो प्रदेश के नेता हैं मध्य प्रदेश के, किस तरह से उसको पेश किया और क्या क्या बातें कही गई। और छत्तीसगढ़ में भी आपने देखा कि बयानबाजी इसको लेकर शुरू हुई। तो ये बयानबाजी भारी पड़ती है, ये क्षणिक जोश होता है नेताओं का खासतौर से कांग्रेसियों में, लेकिन ये नुकसान बड़ा करता है। जी जय। बिल्कुल, लेकिन सर ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जैसा कि हम और आप जिक्र कर रहे हैं कि बयानबाजी क्षणिक भर के लिए दी जाती है, लेकिन ये नेताओं के लिए भी भारी पड़ती है, उनकी पार्टी के लिए भी भारी पड़ती है, और उसका इतिहास हम सबके सामने है जो पूर्व में हो चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन सबसे भी कांग्रेस आखिर सबक क्यों नहीं लेती है। और ये जो ज्यादातर बयान होते हैं, हमने अक्सर देखा है कि कांग्रेस नेताओं की तरफ से ये आते हैं और सबसे ज्यादा निशाने पर यदि कोई होता है तो पीएम मोदी को ही टारगेट किया जाता है, और उसके बाद उसका खामियाजा चुनाव में बहुत बुरी तरह पिट के कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। अनुशासन आखिर कब सीखेगी जब सर पर 2023 के चुनाव है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें दो बातें हैं जो आपने कही। एक तो कांग्रेस की तरफ से ऐसी बयानबाजी क्यों होती है, और जब मोदी पर होती है तो उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा क्या होता है। तो पहली बात तो जो मैं अभी कह रहा था कि कांग्रेस में एक स्टाइल की जो पॉलिटिक्स है, फ्री स्टाइल की पॉलिटिक्स है, वहाँ बहुत ज़्यादा रोक टोक नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे दल के नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। वहाँ आपने मीटिंग्स देखी होंगी कांग्रेस की और बीजेपी की मीटिंग्स में बहुत अंतर होता है। जो कांग्रेस की मीटिंग्स होती है उसमें अंतर्विरोध जमकर आता है और हर आदमी अपनी खुलकर बात करता है। तो वो एक संस्कृति जो वहाँ 80 और 90 के दशक से है वो आज भी है, क्योंकि छत्रपों की संस्कृति रही है वहाँ की। एक नेता है, उसके साथ उसके समर्थक हैं, दूसरा नेता है, उसके साथ उसके समर्थक हैं, और सब मिलकर एक अम्ब्रेला बनता है। तो इस तरह की संगठन व्यवस्था है। तो ऐसे में कोई इस तरीके का अनुशासन बनना असंभव है जिसमें कि बोलने का अनुशासन भी वहाँ सिखाया जाता होगा। दूसरी बात आपने जो कही कि मोदी के खिलाफ जब बयानबाजी होती है तो इतना इम्पैक्ट क्यों होता है। तो देखिए इसमें जया, जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस ने मोदी की छवि को गढ़ा है, एक आम आदमी जो निकल कर आया चाय वाले की छवि से लेकर प्रधानमंत्री तक पहुंचा, उससे हर आदमी कनेक्ट है। उनकी जो छवि है हर आम आदमी कनेक्ट है, और जब उनको अपशब्द कहे जाते हैं या ऐसी कोई बात कही जाती है तो वो उसको पर्सनल ले लेता है आम आदमी, और वो बातें फिर एक चिढ़ के रूप में निकलती हैं और वो कहीं ना कहीं बूथ स्तर तक जाती हैं और वोट में भी बदल जाती हैं। कई बार ये हुआ है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये बयानबाजी बहुत भारी पड़ती है कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस में देखिए अभी भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो इन चीज़ों का अध्ययन करे और पूरे जिले स्तर पर या निचले स्तर पर, कार्यकर्ता के स्तर पर इन बातों के बारे में बात की जाए कि आखिर हमें बोलना क्या है, बयान क्या देने हैं, जो जैसा कि बीजेपी में होता है। तो ये जया है। और अभी मध्य प्रदेश में जब अगर चुनाव है 11 महीने बाद, तो ये बयानबाजी आपको और देखने को मिलेगी और बीजेपी की तरफ से इन बयानों को पकड़ा जाएगा और खूब राजनीति होगी, ये तो तय है। बिल्कुल, देखिए लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को जरूर सबक लेने की शैलेंज की जरूरत है बीजेपी से। के बीजेपी में हमने अनुशासन भी देखा है, एकजुटता भी देखी है, लेकिन कांग्रेस में राजा पटेरिया के ही बयान पर एकजुटता हमें नजर नहीं आई है। तो इसका खामियाजा और इन बयानों का खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को आगे भुगतना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि पहले से इसकी तैयारी की जाए और अपने कार्यकर्ताओं को कम से कम एकजुटता के साथ साथ अनुशासन में रहने का भी सबक कांग्रेस दे अपने कार्यकर्ताओं को। फिलहाल सर बहुत धन्यवाद, चुनावी शाखा में जो बेहद खास जानकारी आपने हमें दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बारी है हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा की। बूथ बाजा में हम सीधे बूथ के स्तर पर जाकर सियासी मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और आपको लिए चलते हैं विंध्य की बेहद खास सीट
रीवा, जहां कभी राजघराने का दबदबा रहा, लेकिन बीते 4 चुनावों से बीजेपी के राजेंद्र शुक्ल यहां से जीत दर्ज करते आ रहे हैं और ये सीट बीजेपी का अब अभेद गढ़ बन चुकी है। तो क्या है 2023 के लिए सियासी समीकरण, आइए समझते हैं। मध्य प्रदेश में आगामी नवंबर 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए मात्र 11 महीने का ही समय बचा है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनावी सरगर्मियों में लग गई है। अब देखना यह है कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन इससे पहले हम जानते हैं जनता का मन कि आखिर 2023 के चुनाव में वो किसे विधायक चुनना चाहेगी। रीवा कभी रियासतों की नगरी कहा जाता था। यहाँ की राजनीति में रियासतों का दखल भी खासा रहा है। 70 के दशक में रीवा के महाराज मार्तंड सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़कर राजनीति का रुख किया और फिर 1980 और 85 में कांग्रेस के टिकट पर सांसद का भी चुनाव जीता। मार्तंड सिंह के बाद उनके बेटे पुष्पराज सिंह ने राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया। पुष्पराज सिंह लगातार 3 बार विधायक रहे, लेकिन 2003 में बीजेपी के राजेंद्र शुक्ल ने उन्हें करीब 60,000 वोटों से मात दी और तब से लगातार 4 बार से राजेंद्र शुक्ल का ही इस सीट पर कब्जा है। राजेंद्र शुक्ल बीजेपी के सीनियर लीडर्स में शुमार है, जो कैबिनेट मंत्री भी रहे और विंध्य में बीजेपी के कद्दावर नेता भी हैं। राजेंद्र शुक्ल को मात देना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। उनकी छवि एक विकास पुरुष के तौर पर होती है। राजेंद्र शुक्ल मानते हैं कि विकास ही उनकी ताकत है और विकास के नाम पर ही बीजेपी 2023 में एक बार फिर जीत का पंच लगाएगी। जनता का आशीर्वाद और जनता का समर्थन हम लोग अपेक्षा करते हैं कि यदि जनता की ताकत हमारे साथ रहेगी और सरकार बनाने में सफलता मिलेगी तो निश्चित रूप से वो सारे काम जिस तरीके से पिछले 15 वर्षों का 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से सड़कों की हालत बदली है, किस तरह से बिजली में सुधार किया है, किस तरह से सिंचाई का रकबे को बढ़ाकर हरित क्रांति लाने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने साबित किया है कि हम सत्ता का सदुपयोग करके और किस तरीके से तस्वीर बदलने का काम और तकदीर बदलने का काम करते हैं। और कांग्रेस का कुशासन 20 साल पहले का लोग जरूर भूल गए थे, लेकिन 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार के कारण फिर से लोगों को समझ में आ गया है कि कांग्रेस सरकार बनाने के लिए वोट तो मांगती है, लेकिन उसके बाद विकास से उनका कोई संबंध होता नहीं है। भ्रष्टाचार, ट्रांसफ़र, इस प्रकार के कामों में सरकार उलझ जाती है। इसलिए 2023 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जनता का पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। 20 साल से जीत के लिए मेहनत कर रही कांग्रेस इस बार उत्साह से भरी हुई है। वजह भी है क्योंकि कांग्रेस ने हाल ही में हुए निकाय चुनाव में 24 साल का सूखा खत्म किया है और 24 साल बाद निगम के महापौर पद पर कब्जा किया है। कांग्रेस के अपने दावे और तर्क हैं और भरोसा यही है कि निगम की तरह विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस परचम लहराएगी। हमने जो महापौर के चुनाव में भी अपनी बात की थी, हम वो विकास नहीं करना चाहते जो हवाई हो, हम विकास करना चाहते हैं रीवा की जनता के लिए। आप ये बताओ, हमारे यहाँ शहर के अंदर 45 वार्ड हैं, एक वार्ड मुझे आप ऐसा बता दो जिसमें नाली, सड़क, पानी का काम पूरा हो गया हो, बिजली का। मतलब आप 23 साल से आपका महापौर है, एक प्रभावशाली मंत्री यहाँ 18 साल से विधायक है, और उसके बावजूद क्या पोजीशन है यहाँ? क्या आप अच्छा बात सिर्फ विकास ही की करते हो और कोई दूसरी बात नहीं करते? और एक वार्ड ऐसा आप बता दो जो रीवा में विकसित कहा जा सका हो, पूर्ण रूप से विकसित किया जा सका, कहा जा सका हो। इससे बहुत अच्छी हालात तो हमारी सन 1980-85 के समय रीवा शहर की थी। कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, रीवा जिले के अंदर जैसे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीट में क्लीन स्वीप किया था, इस बार यहाँ कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी 8 सीट में। रीवा में कुल 2,17,95 वोटर हैं। अधिकतर वोटर ब्राह्मण, ठाकुर, पटेल और मुस्लिम हैं। यहाँ ब्राह्मण निर्णायक हैं, लेकिन शहरी विधानसभा होने के कारण व्यापारी वर्ग का भी प्रभाव इस सीट पर रहता है। विकास की बात करें तो रीवा में विकास नजर आता है, लेकिन जनता क्या सोचती है ये जानना भी जरूरी है।
रीवा में विकास माननीय जी ने बहुत अच्छा किया है और बहुत अच्छा, मतलब रीवा को पहले के अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग हमारा रीवा बहुत सुंदर है, पर रोजगार नहीं मिल पा रहा। अब अपने को रोजगार चाहिए और निवेदन करना है कि सरकार की जो पिछली योजनाएं थी, जैसे हरिजन आदिवासी सामान्य लोगों को भी इन्होंने पीएम आवास के तहत जो है पैसा उपलब्ध कराया है। इससे निचले स्तर में यदि मतलब जो है इन कार्यक्रमों को में कुछ गड़बड़ी हुई, भ्रष्टाचार हुआ है, इसका भी जो है चुनाव में असर पड़ेगा। विकास तो किए हैं, सत्य बात है, लेकिन उसके साथ महंगाई को भी तो देखना है ना। हम कहते हैं ठीक है विकास तो है, विकास के लिए बिल्कुल हम मानते हैं कि विकास अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है, लेकिन उसके साथ ज़रूरतें भी होती हैं लोगों की, है ना। रोज़मर्रा की ज़िंदगी, रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले, खर्चे इतने महंगे हो गए हैं, सब सारी चीज़ें, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग खर्चे ही नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, तो उसको भी तो देखना ज़रूरी है ना। हो गया, बहुत सारे काम हुए हैं, विकास हुए हैं, रीवा शहर में बहुत सी चेंजिंग आई है। विधानसभा का मिजाज और सियासी समीकरण बदला हुआ है। कांग्रेस में 20 साल बाद उत्साह की लहर दौड़ी है, तो बीजेपी अपने 20 साल के कामों की दम पर आत्मविश्वास से भरी हुई है। यानी 23 की तकरार यहां जोरदार होने वाली है। अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज। तो देखिए रीवा की जनता क्या कहती है वो आपने सुन लिया। रीवा जो कि बीजेपी का अवैध किला है और ऐसे में इसका सियासी इतिहास क्या है ये जानना भी जरूरी है। दरअसल आपको बता दें कि ये जो विधानसभा सीट है 2 लाख से ज्यादा मतदाता यहाँ पर है, यानी कि निर्णायक भूमिका यहाँ पर ब्राह्मण वोटर सबसे ज्यादा निभाते हैं। इसके साथ ही 20 साल से बीजेपी का यह अवैध गढ़ बन चुका है, लेकिन इस सीट पर इस बार कांग्रेस जो है बहुत मेहनत कर रही है। कद्दावर नेता राजेंद्र शुक्ल लगातार 4 बार से यहां से विधायक हैं। शिवराज कैबिनेट में वो मंत्री भी रहे हैं। राजेंद्र शुक्ल जो कि शिवराज कैबिनेट में मंत्री भी रहे, लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि 1990 से लगातार 3 बार कांग्रेस के पुष्पराज सिंह ने यहां से जीत दर्ज की है। पुष्पराज सिंह जो कि अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं। बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट बोले तो नेताजी की। बोले तो नेताजी जिसमें हम मिलवा रहे हैं आपको आपके जनप्रतिनिधियों से और जान रहे हैं कि 2023 को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं, वो क्या मुद्दे हैं जो उनकी पार्टी को चुनाव में सफलता दिलवा सकते हैं। बोले तो नेताजी में मिलिए रतलाम की सैलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक हर्ष विजय गहलोत से। आज सैलाना में हम बात करेंगे हर्ष विजय गहलोत से, जो कांग्रेस के विधायक हैं। सैलाना कांग्रेस का गढ़ रहा है। एक बार बीजेपी ने यहाँ सेंधमारी करी है और पुनः कांग्रेस की सरकार में शामिल हुए हर्ष विजय गहलोत। उनसे चर्चा करेंगे और उनसे बात करेंगे कि आने वाले समय में किस तरह से चुनावी मुद्दों के साथ में वो चुनावी मैदान में रहेंगे। हर्ष जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। किस तरह का आने वाले 23 के चुनाव की तैयारियां हैं आपकी? पूरी तरह हम लोग तैयार हैं, कांग्रेस पार्टी तैयार है, हमारे नेता तैयार हैं। पिछले दिनों में भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की बड़ी अच्छी सफल हमारे मध्य प्रदेश में रही है। महंगाई का मुद्दा बहुत अहम है, जो हमारे चूँकि मेरा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासियों पे लगातार आक्रमण हो रहे हैं, गरीबों पे लगातार आक्रमण हो रहे हैं, तो बड़ी खराब स्थिति में पूरा क्षेत्र है और यही मुद्दे लेके हम जनता के पास जाएंगे। कुछ समय में जयेश ने अपनी ताकत दिखाई है, जयेश आगे बढ़ के आई है। चुनाव के समय में जयेश कितना फर्क डालेगा? जयेश भी है, चूँकि ये एक सामाजिक संगठन है और समाज सेवा का काम कर रहा है और राजनीति में भी ये लोग आए हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में हमारे लोग राष्ट्रीय पार्टियों को महत्व देते हैं, क्योंकि अभी इनका प्रादेशिक स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे कुछ भी नहीं है। इसलिए जयेश ऐसा कोई चुनौती हमको देने वाला नहीं। 2023 के चुनाव में अभी तो समय है, पर अपनी अपनी जीत का दावा तो दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। आने वाले समय में जनता किसे जिताकर और ताज पहनाएगी जीत का, ये देखने का विषय होगा। बंसल न्यूज के लिए रतलाम से दिलजीत सिंह मान।
और चलिए अब वक्त है जन का मन टटोलने का। 23 की तकरार किसकी सरकार के खास सेगमेंट जन का मन में हमने लोगों से बात की और ये जाना कि 2023 में उनके लिए क्या मुद्दे रहेंगे और वो कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं। सुनिए। युवाओं यही चाहेंगे कि आखिर पे जो भी सरकार आती है तो सबसे पहले मुद्दा बनाए कि युवाओं को रोजगार मिले, क्षेत्र में नए नए औद्योगिक क्षेत्र मतलब उद्योग जगत के केंद्र में अपना एक स्थापित करे और जो भी चीज़ें स्थापित करते उसमें लोकल युवाओं को सपोर्ट करे और लोकल युवाओं का एक सहयोग मिले वहाँ पे, ताकि उनको रोजगार मिल सके। ये भैया कि पेट्रोल और डीजल का काम रेट कम होना चाहिए। इतनी महंगाई में बेरोजगार आदमी पेट्रोल नहीं डलवा सकता, ना डीजल डलवा सकता है, तो कम से कम 70-80 का रेट होना चाहिए। वही है बेरोजगारी, उद्योग की स्थापना। तो यही मांग करेंगे कि कोयला वाला कोयले का कार्य बंद न हो और जहाँ भी कोयला अवेलेबल हो खदानें खोली जाएं। हर चीज़ों का रेट बढ़ता जा रहा है, उस पर आप कंट्रोल कीजिए। जो भी सरकार आएगी तो हम यही सोचेंगे कि वो अच्छा विकास करे, युवाओं को रोजगार दे। महंगाई तो सातवें आसमान पर है, इस पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, पर यह है कि सरकार से यही मांग करेंगे कि महंगाई पे मतलब वो किया जाए, कम किया जाए। सरकार से अपेक्षा यही रखूँगा कि थोड़ा महंगाई कंट्रोल हो, थोड़ा सा है ना, थोड़ा जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, खान पान की जो वस्तुएँ हैं उस पर थोड़ा महंगाई थोड़ा अंकुश लगे, थोड़ा कम हो। हमारे यहाँ कोयला उपलब्ध है, उससे मिलता जुलता जो भी यहाँ पर अगर उद्योग लगता है तो यहाँ की जनसंख्या को काम मिलेगा, उद्योग हर हाथ को काम मिलेगा और बेरोजगारी खत्म होगी। तो देखिए, जन का मन में सुना आपने अनूपपुर की जनता को। महंगाई, बेरोजगारी, ये वो प्रमुख मुद्दे हैं जो इस वक्त जनता के मन में है और इन्हीं को ध्यान में रखकर आने वाले चुनावों में ये जनता वोट डालने के लिए पहुंचेगी। इसी के साथ 23 की तकरार किसकी सरकार हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।